जो मेल पैटर्न हेयर लॉस या जो कॉमन बॉल्डनेस है पुरुषों में, तो हेयर के जो डिसऑर्डर्स हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन। किस किस टाइप के हेयर डिसऑर्डर्स होते हैं? सबसे कॉमन तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, मेल और फीमेल दोनों में। ये एक जेनेटिक एंड हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें हेयर धीरे धीरे 20 साल 30 साल लोगों के भी हेयर फॉल होना चालू हो गए, तो ये जेनेटिक एकदम चेंज हो गया, क्या मेन रीजन है? ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होता था। आप एक्सोसोम, स्टेम सेल और पीआरपी, अगर ये तीन टेक्नोलॉजी के बारे में जाए तो आदमी को क्या प्रेफर करना चाहिए? पीआरपी बहुत इजी है बनाना, अब तक प्रूवन है कि बहुत ही सेफ है। पेशेंट सिलेक्शन ठीक है तो पीआरपी अच्छा काम करती है। पीआरपी के साथ डिसएडवांटेज क्या है? सर एक बात और बताओ, अगर किसी को बोल्डनेस हो गई तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? जिन लोगों को ज्यादा डैंड्रफ है वो उनको ज्यादा ऑयलिंग यूज नहीं करनी चाहिए। जिनकी स्कैल्प ड्राई है दे कैन यूज ऑयल मसाज, बट इससे सच हेयर की कोई रीग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आज तक तो ये सोच के बैठे थे कि ऑयलिंग करने से हेयर ग्रोथ होती है। डॉक्टर अमरिंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। क्या हाल है सर? बस बढ़िया, सब कुछ अच्छा कैसे चल चल रहा रहा है है। बिजनेस वगैरह? बिजनेस क्लिनिक, मेरी क्लिनिक है जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड हेयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, डिजीजेस होते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। हेयर के ऊपर बात करेंगे आज अपन, हाँ, हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर। बिल्कुल बात कर सकते हैं हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर। अच्छा, तो उससे पहले मैं ऑडियंस से बात कर लेता हूँ। मैं हर पॉडकास्ट में एक शुरुआत करता हूँ और बात करता हूँ कि हम किसी भी टॉपिक पे अगर बात करते हैं तो आपको आपका जो डिसीजन है ना, वो किसी स्पेशलिस्ट से बात करने के बाद ही लेना है। अगर कोई बात डिस्कशन में अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट आपके रिलेवेंट है, फिर भी आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है और उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। करेक्ट अमरिंदर सर? बिल्कुल। अच्छा, तो सर अमरिंदर जी एक बात बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? क्योंकि फैमिली आपकी ऑलरेडी इसी फील्ड में थी या फिर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आप एंटर किए? फैमिली वाइज तो नहीं, मोर और लेस यस, आई एम फर्स्ट जनरेशन की जो इस फील्ड में एंटर किए। मैंने अपनी पढ़ाई जब एम्स से ख़त्म की, समाप्त की, और फिर मैं ट्रेनिंग के लिए पीजीआई चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूट में भी गया। देन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो झुकाव है, द इंक्लिनेशन इज़ मोर टुवर्ड द प्राइवेट प्रैक्टिस रादर दैन गोइंग इन द इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन में जाने के बजाय मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो फिर क्लिनिक अपने दोस्त के मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कविश चौहान, वो भी एम्स से ही हैं। हम दोनों ने साथ में मिलकर ये प्रैक्टिस शुरू की और भगवान की कृपा है कि वो अच्छी चलती गई और आज हम जिस मुकाम पर हैं वही मेहनत का नतीजा है जो हमने उस समय किया। बट हर आदमी की ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जब उसका टर्निंग पॉइंट आता है, तो ये हेयर साइंस के अंदर ही आपका रुझान क्यों बढ़ा सबसे ज़्यादा? शुरू से ही हम लोग एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड हेयर रिलेटेड डिसऑर्डर पे ज़्यादा फोकस थे, ओके। क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे मोर और लेस मैक्सिमम लोग अफेक्ट होते ही होते हैं इन देयर स्पैन ऑफ लाइफ। की कभी हेयर झड़ने की प्रॉब्लम होती है या जो मेल पैटर्न हेयर लॉस या जिसको जो कॉमन बॉल्डनेस है वो बहुत ही कॉमन है पुरुषों में। तो हेयर के जो डिसऑर्डर्स हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन और हम इनके पेशेंट्स को बहुत रेगुलरली देखते थे। तो हमारा इंक्लिनेशन इसकी तरफ ज़्यादा हुआ कि हाउ कैन वी प्रोवाइड द बेस्ट ट्रीटमेंट जिससे हम इन डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकें। तो किस किस टाइप के हेयर डिसऑर्डर्स होते हैं? मतलब अगर अपन एक प्रैक्टिस जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो किस किस टाइप के रहेंगे ये? सबसे कॉमन तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, मेल और फीमेल दोनों में। ये एक जेनेटिक एंड हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें हेयर धीरे धीरे पतले होते, छोटे होते हैं, गायब हो जाते हैं। सेकंड कॉमन डिसऑर्डर होते हैं हेयर के साइकिल से रिलेटेड, जिसमें ऑल ऑफ अ सडन आप नोटिस करेंगे कि हेयर फॉल ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। उसके भी कई सारे कॉजेज़ होते हैं, हार्मोनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, डिजीजेज़, मेडिसिन्स। फिर एलोपेशिया एरियाटा जो अक्सर कॉमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि बालों में कीड़े लग गए और गोल-गोल पैच जैसे बाल चले जाते हैं। तो एलोपेशिया एरेटा भी बहुत एक कॉमन डिज़ीज़ है। फिर देयर आर मेनी अदर डिज़ीज़ेज़ जो हेयर के होते हैं, जो अम, जिसमें स्कैल्प की हेयर के साथ-साथ स्किन भी डैमेज होती है। स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। देन ट्रॉमा इंड्यूस्ड हेयर डिसऑर्डर्स होते हैं। देन देयर आर मेनी जेनेटिक्स रिलेटेड हेयर शाफ्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हेयर के भी कई सारे डिसऑर्डर्स हैं। पहले तो ऐसा देखा जाता था सर कि एक टाइम के बाद सब कुछ होता है,
एक टाइम के बाद कोई डिसीज आती है, एक टाइम के बाद हेयर फॉल होगा, वाइट हेयर आएंगे, फिर धीरे 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 ऐसा चलेगा। और आज कुछ टाइम से, मतलब आप मान के चलो 15-20 सालों से, 20 साल 30 साल लोगों के भी हेयर फॉल होना चालू हो गए। तो ये जेनेटिक एकदम चेंज हो गया, या फिर हेयर लॉस का क्या मेन रीजन है? देखिए, सबसे पहले तो 2 चीज़ों के बीच में सम डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है, हेयर फॉल और हेयर लॉस। हेयर फॉल और हेयर लॉस। हेयर लॉस हेयर लॉस कई सारे डिजीज़ेज़ में होती है जिसमें एक्चुअली में हेयर फॉल नहीं भी होता है। और हेयर फॉल जो होती है वो मोस्टली टीलोजेन टाइप की डिजीज़ होती है जिसमें एक्चुअली इंक्रीज़ शेडिंग होती है जो लंबे समय तक चले तो उसके कारण भी हेयर लॉस हो सकता है। जो जीन रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, जो सबसे कॉमन है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो अ, इसमें थोड़ी-सी जो अब हम अर्ली एज में देखना शुरू किए हैं, मे बी कि जेनेटिक फैक्टर हो उसके पीछे, बट लोगों की जो खान-पान, रहन-सहन उससे भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, उसके कारण भी थोड़ा अर्ली सेटअप होने के चांसेस होते हैं। लाइक कई सारे तरीके के सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन जो कि एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है बॉडी में, उसके कारण ये प्रोसेस ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, these things can also increase the rate of shedding of hair actually। तो उसके कारण भी आप अर्ली एजेस में देख सकते हो, बट मेन जो फैक्टर है वो तो जीन्स ही है। पहले भी होता था बट अर्ली एज में अब लोग क्या है कि कंसियस भी ज़्यादा हो गए हैं हेयर के लिए। पहले भी होता था बट लोग बालों की डिजीज़ या फिर कोई स्किन डिजीज़ के लिए अपने लुक के प्रति उतने कॉन्शियस नहीं रहते थे कि हाँ, मुझे ट्रीटमेंट लेना ही लेना है। बट आजकल लोग सारी चीज़ों में चाहते हैं कि दे शुड लुक गुड। ये रिक्वायरमेंट भी है, ज़रूरत भी है, लोगों की साइकोलॉजी भी है जो टाइम के साथ हमारे साथ सबकी साइकोलॉजी चेंज होती जाती है। मतलब मेडिकल साइंस में ये कोई प्रूवन नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से ही हुआ है। पर्टिकुलर चीज़ इन द सेंस हेयर का लॉस, यस, ये तो प्रूवन है कि ये जेनेटिक ही होता जेनेटिक। है, ये जेनेटिक ही होता है। 95% जो केसेस हैं उसमें मोस्टली ये जेनेटिक ही होता है। जो हेयर लॉस जो आप एज के साथ जो आप देखते हो धीरे-धीरे बाल जाते हैं, पतले होकर जाते हैं, इसका मेन कॉज़ जेनेटिक्स ही है, ये तो प्रूवन है। मतलब पुराना दादा के दादा के दादा को भी किसी को हुआ होगा, और बीच की जनरेशन में किसी को नहीं हुआ, तो ये लास्ट वाली जनरेशन को किसी को हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्किप जनरेशन होती है जेनेटिक डिसीज़ेज़ में जिसमें कि जो आपके पहले के 1-2 जनरेशन है उनमें आप नहीं देखोगे और लेटर ऑन जनरेशन में ये एक जीन्स एक्सप्रेस हो सकते हैं। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है जो हमारे ह्यूमन्स में जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसमें आप 2+2 4 नहीं होता हमेशा, 2+2 कुछ भी हो सकता है। 2 कमज़ोर जीन मिलकर एक स्ट्रॉन्ग जीन बना सकती है, यानी कि जो पिताजी है या मम्मी की फैमिली है उसमें कोई ख़ास हेयर लॉस की हिस्ट्री नहीं रहेगी और बच्चों में हेयर लॉस ज़्यादा हो सकता है। अ, कम 2 स्ट्रॉन्ग जीन मिलकर कमज़ोर जीन भी बना सकती है, हालाँकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, जिसमें पिताजी के बाल गए और बच्चों में हो सकता है कि बाल ना जाए। तो दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, बट अगर किसी फैमिली में अगर स्ट्रॉन्ग जीन चलती आ रही है जिसके कारण बाल्डनेस हो रही है, तो बच्चों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 70% केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है बाल्डनेस मेल पैटर्न हेयर लॉस में। बट 30% ऐसे भी लोग हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं होती है, फिर भी वो बाल्ड हो सकते हैं। ये मेल में ही ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा। हाँ, ये मेल में इसलिए ज़्यादा होती है कि जो जीन्स है वो टारगेट फिक्स करती है, लेकिन उसका जो थिनिंग होनी शुरू होती है वो एक हार्मोन के कारण होती है जिसको कहते हैं डीएचटी, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन मोर और लेस एक्सक्लूसिवली मेल में ही बनती है, इसलिए पुरुषों में गंजापन ज़्यादा होता है। महिलाओं में जेनेटिक इन्फ्लुएंस के कारण हेयर थिनिंग हो सकती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो और जेनेटिक फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो तो बॉल्डनेस भी आ सकती है लेटर ऑन, बहुत धीरे-धीरे प्रोग्रेस होता है वो। लेकिन कंपेयर टू मेल, फीमेल में बॉल्डनेस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को क्यूरियोसिटी से आ रही है सर, कि ये प्रोएक्टिव प्रिवेंशन नहीं हो सकता क्या किसी भी चीज़ में? कि हमेशा मैं किसी भी डॉक्टर से बात करता हूँ तब बात ये आती है कि होगा तब आगे कुछ करेंगे। तो कोई प्रोएक्टिव चीज़ नहीं कर सकता कोई हेयर फॉल को रोकने के लिए? हेयर देखिए, जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो है बैलेंस डाइट रखना, अच्छी लाइफ हैबिट्स में रखना, बॉडी को हेल्दी रखना। हेयर इज़ ऑल्सो लाइक एनी ऑर्गन। अगर आपकी बॉडी की हेल्थ खराब होगी तो धीरे-धीरे हेयर भी अफ़ेक्ट होंगे ही होंगे और उससे क्या होगा कि अगर सपोज़ दैट कि आप में जीन्स है जिसके कारण बाल्डनेस होगी, तो
मान लेते हैं कि 1 साल में 100 बाल जाने हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो वो चीज़ और एक्सेलरेट हो जाएगी, ज़्यादा बाल जाएँगे आपके। तो जो आप कर सकते हो वो अपनी हैबिट्स को अच्छा रखना है, स्मोकिंग वगैरह अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये सब चीज़ों से ये जो बॉल्डनेस है ये रादर एक्सेलरेट होती है। तो इनको आप कम से कम रखें, हेल्दी रखें। जो जीन्स है वो तो सेट है, अगर वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है जीन्स के कारण कि इस एज में इतने बाल जाएँगे, तो वो मोर और लेस होगा ही होगा, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाओगे। हाँ, जब डिज़ीज़ेज़ शुरू होती है, जब हम देखते हैं कि चेंजेज़ आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी दवा जो जेनेटिक फैक्टर है, वो कोई भी दवा उसको चेंज नहीं कर सकती है। आज तक कोई ऐसी दवा या कोई ऐसी थेरेपी हेयर के लिए नहीं बनी है, स्पेशली फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए, कि जिसको आप देकर ये बोलो कि भई अभी ये लेने के बाद आपके आगे बाल नहीं जाएँगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्रिवेंटिव कोई ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हो खास इसमें। जब डिजीजेस के चेंजेस आने शुरू होते हैं फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ताकि जो चेंजेस हैं उनको जहाँ तक रिवर्ट हो सके उसको रिवर्ट करें और उसको फिर मेंटेन करते रहे सब। जैसे प्रिवेंटिव की बात कर ही रहे हैं तो दो चीज़ आती है, पहला है कि हेयर ऑयल और दूसरा है हेयर सीरम। तो दोनों में बेस्ट क्या है, कि हेयर ऑयल लगाना बेस्ट है या हेयर सीरम लगाना बेस्ट है? सीरम या ऑयल डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ से बने हुए हैं। कई सारे सीरम्स आते हैं जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कुछ हेयर ऑयल भी आते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट मोर और लेस कर सकते हैं, ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है, साइंटिफिकली बैक स्टडी काफ़ी कम है। बट मोस्टली जो ऑयल या सीरम्स होते हैं वो मोस्टली कंडीशनर की तरह एक्चुअली काम करते हैं। वो स्काल्प को मॉइस्चराइज़ रखते हैं और हेयर पे एक लेयर बनाते हैं जिससे आपके हेयर स्मूथ रहते हैं, जिनसे आप कोम्ब वगैरह करते हो तो आपको आसानी होती है, बाल टूटते कम हैं ट्रॉमा के कारण। तो मोर और लेस ये काम ये तेल या सीरम करते हैं। प्रैक्टिकली हेयर की रीग्रोथ कराना ऐसा यूजुअली पॉसिबल तेल या सीरम से नहीं हो पाता है। कुछ है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लिवेंडर ऑयल या कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि लिवेंडर ऑयल या एलोवेरा से बनी हुई चीज़ों से हेयर ग्रोथ थोड़ी प्रमोट होती है। बट दीज़ स्टडीज़ आर वेरी, वेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है, सैंपल साइज़ बड़े छोटे थे। तो कंक्लूसिवली ये कह पाना कि ये तेल के कारण या सीरम के कारण बाल आपके ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। तो जितने भी जो ऑयलिंग करते हैं अपन, वो तो ऐसे बोलते हैं ना कि हेयर स्ट्रांगर होंगे आपके। ऑयल और मसाज नहीं है, ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है। एक हाँ। बहुत पुरानी स्टडी आई थी कि मसाज करने से हेयर की ग्रोथ और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छी होती है, बट दीज़ आर जस्ट काइंड ऑफ मोर और लेस मिथ है ये एक ऐसा। वीडियो में देख रहा था, लेट्स आई थिंक थोड़े दिन में वो ऑयलिंग द स्कैल्प इज गुड। या पहला चीज है जो हम नहीं करते हैं, ऑयल को क्लीन स्कैल्प में करना चाहिए। हमारा हमेशा ट्रेडिशनली क्या होता है, बात के पिछला दिन ऑयल करेंगे, बट अगर स्कैल्प डर्टी है, स्कैल्प ऑयली है, स्कैल्प में डैंड्रफ है, आप उसमें तेल लगा के रगड़ोगे ऐसा, तो यू आर जस्ट ड्राइविंग दैट इनसाइड एंड यू आर इरिटेटिंग द स्कैल्प, मेकिंग इट मोर इन्फ्लेम्ड। उस वजह से फिर आपको बॉइल्स हो जाता है स्कैल्प में, जो हम बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस। तो इसीलिए जब आप तेल लगाते हो स्कैल्प क्लीन रहना चाहिए, दैट इज नंबर 1 रूल। जिन लोगों को डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको कहते हैं, तो ऑयल ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्कैल्प है उसमें ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। नेचर ने हमें दिया हुआ है ऑयल ग्लैंड्स हमारे स्कैल्प में, फेस में, बहुत सारी जगह ऑटोमेटिक है पे अपने पास। ऑटोमेटिक है अपने पास। और ये जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है इसको हम लोग सीबम भी कहते हैं, तो ये रेगुलेट होती है हॉर्मोन्स के, राइट? तो जब आप बच्चे से बड़े होते हो आपकी बॉडी की हार्मोनल कॉम्पोजिशन चेंज होती है, तब आपके ये ऑयल प्रोडक्शन वाले जो ग्लैंड होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई डैंड्रफ बच्चों में नहीं होता। डैंड्रफ जब आप एक एज अटेन करते हो या तो उस समय होता है या बिल्कुल पहले साल की मतलब जब आप न्यूबॉर्न होते हो तब होता है, तब मैटरनल हार्मोन के इन्फ्लुएंस के कारण डैंड्रफ होता है। तो उसके बाद जो वो ऑयल ग्लैंड्स है वो उनके सीबम के कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं और उसके कारण 2 चीज़ें होती है, जो अगर वो ज़्यादा आप ऐसा सिंपली समझ सकते हो कि अगर वो ज़्यादा स्टिकी हो रहे हैं, तो जो डेड सेल्स शेड होते हैं वो यूजुअली शेड नहीं होंगे, वो वहीं पर रह जाएँगे, चिपक कर रह जाएँगे। उसके कारण फ्लेक्स और ये जो एक परत जैसी बननी शुरू हो जाती है। और उसके जो माइक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, उसके कारण एक खास स्पीशीज़ ऑफ फंगस, वो नॉर्मली भी हमारी बॉडी पे होती है, ज़रूरी है, हमारे बॉडी पे हमेशा कुछ बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं जो नॉर्मल हैं और वो हमारी बॉडी पे रहने चाहिए, अदरवाइज़ पैथोलॉजिकल या डिज़ीज़ करने वाले बैक्टीरिया और फंगस आ जाएँगे। तो वो उनकी कुछ कॉलोनीज़ ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है, मालासेसिया स्पीशीज़ जैसे होती है। फिर जब इनका नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है तो देन दे सीक्रेट सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स
एज वेल, जिसके कारण स्कैल्प पे इरिटेशन, इचिंग, स्क्रैचिंग आप करना शुरू करते हो, स्किन में ट्रॉमा होता है, फॉलिकुलाइटिस होती है। तो इसलिए जब भी किसी को ऑलरेडी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जहाँ पर सीबम ऑलरेडी थिक है, उन केसेस में अगर आप ऑयल को यूज़ करते हो, तो आप उस प्रॉब्लम को रादर एग्रवेट ही करते हो। इसलिए जिन लोगों को ज़्यादा डैंड्रफ और ये सब है, वो उनको ज़्यादा ऑयलिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। बट जिनकी स्कैल्प बहुत ड्राई है, क्योंकि ये जो सीबम सिक्रीशन ऐसा नहीं है सभी लोगों में एक जैसा होता है, सबकी अलग-अलग है। तो जिनकी स्कैल्प ड्राई है, दे कैन यूज़ ऑयल मसाज, बट इससे एज़ सच हेयर की कोई रीग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट, इट जस्ट वर्क लाइक एज अ कंडीशनर। और इसलिए जब भी जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं, बिकॉज उनको ऑयल को क्लीन करना होता है, तो दे नीड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट एक्शन, एंड दैट्स वे जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं वो यूजुअली हेयर को ड्राई करते हैं। तो आपको उसके बाद ऑयल रादर देन यूज़ करने के बजाय आपको एक कंडीशनर यूज़ करनी चाहिए शैम्पू करने के बाद, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज तक तो ये सोच के बैठा था कि ऑयलिंग करने से हेयर ग्रोथ होती है। मैं खुद भी ये सोच के बैठा था कि मैं रोज अगर कई सारे लोग ऑयल सोचते करके हैं कि बैठूंगा। हाँ, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगी, बट स्कैल्प बहुत रिचली वस्कुलराइज्ड ऑलरेडी स्ट्रक्चर है। वो मतलब इतना ज़्यादा वेसल्स और एनास्टोमोसिस है स्कैल्प के स्किन में कि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छी होती है। एक स्टडी आई थी कि जिसमें ये कहते हैं कि भई मसाज करने से स्किन स्ट्रेच होती है, तो जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको सिग्नलिंग मिलती है डिवीज़न करने की। बट दैट वाज़ जस्ट अ हाइपोथेसिस, इट वाज़ नेवर बीन प्रूव्ड। किसी और स्टडी ने इसको कभी बैकअप नहीं कर पाए। तो फिलहाल तो अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू या एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलेंगे, तो दिस इज जस्ट मिथ कि आप स्कैल्प की मसाज करते हो। इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन दैट वुड बी मोर एप्ट टू से, आई कैन से। चलो सर, अब ट्रीटमेंट की थोड़ी बात करते हैं। ये पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है? ठीक है, और इस पीआरपी ट्रीटमेंट से वाकई के बाल वापस आ जाते हैं? तो पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। अब हेयर की जो भी ट्रीटमेंट आज तक अवेलेबल थी, मतलब पहले के टाइम से काफ़ी दिनों से जो चलती आ रही है, वो मोस्टली 2 दवाइयाँ होती थी, मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड। एंड एज़ आई सेड टू यू कि आज तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं बनी है जो ये गारंटी करे कि जो भी चेंजेज़ आए हैं वो हमेशा परसिस्ट रह जाएँगे। यानी कि जो भी ट्रीटमेंट हैं, वो दवाइयों से हो या किसी भी चीज़ से हो, वो धीरे-धीरे अगर आप ट्रीटमेंट छोड़ दोगे तो फिर से बाल वापस जाने शुरू हो जाते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। तो मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड वर द मोस्टली यूज्ड ट्रीटमेंट, बट इन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स भी होने के चांसेस होते हैं। एफिकेसी सभी लोगों में अलग-अलग होती है इनकी, किसी में मिनॉक्सिडिल काम बहुत अच्छा करती है, किसी में नहीं करती है। फिनेस्ट्राइड के अपने साइड इफेक्ट्स, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं, और ऑफ कोर्स किसी में इरिटेशन, इचिंग मिनॉक्सिडिल के कारण हो सकती है। सो वी नीडेड अ ट्रीटमेंट व्हिच कैन सप्लीमेंट देम और व्हिच कैन रिप्लेस देम। तो वैसी ही थेरेपीज़ की जब हम रिसर्च कर रहे थे, हम लोग खोज कर रहे थे, तो उसमें एक थेरेपी आई, पीआरपी थेरेपी, जो दूसरे स्पेशलिटीज़ में पहले से यूज़ हो रही थी। नाउ ये जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में, इनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और एक सर्टेन कॉन्संट्रेशन पे अगर इनको कॉन्संट्रेट किया जाए, तो ये जो ग्रोथ फैक्टर का कॉन्संट्रेशन है, ये प्रमोट करती है टिश्यू हीलिंग, रिपेयर एंड ग्रोथ, रीग्रोथ में भी। तो इसको जब हेयर के में यूज़ किया गया तो बहुत पॉजिटिव, ज़्यादातर स्टडीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आज के डेट में पीआरपी पे बहुत सारी स्टडीज़ अवेलेबल हो गई हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टडीज़ आर शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट। हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि पीआरपी हेल्प करती है हेयर की रीग्रोथ में। बट इसके ये मतलब नहीं है कि पीआरपी मेन ट्रीटमेंट है, या आप सिर्फ पीआरपी करा लोगे और आपके बाल बड़े अच्छे हो जाएँगे, नो। ये लोगों को समझना होगा कि ये एक एडजुवेंट ट्रीटमेंट है, ये एक मेन थेरेपी नहीं है जिसमें आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ पीआरपी कराएँगे और हमारे बाल घने होते जाएँगे। पीआरपी या दूसरी जो भी रीजनरेशन की अभी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मेन पर्पस उनका ये है कि दवाओं की या तो डोज़ या डिपेंडेंसी को कम करें, ताकि उनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हों। जो दवाइयों का इफ़ेक्ट आगे चलकर धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है, उसको मेंटेन करके रखें। और स्पेशली अगर हमें लंबे समय तक मेंटेन करना है, तो हम ऐसी थेरेपीज़ पे रहें जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह ना हो, जो बार-बार लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो रीजनरेटिव ट्राइकोलॉजी का फ़ोकस अभी ये है कि वैसी थेरेपीज़ बनाएँ जिनका साइड इफ़ेक्ट ना हो, बार-बार लेने की ज़रूरत ना पड़े, एफ़िकेसी बनाए रखें दवाइयों की, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कम डोज़ या शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करके उनकी साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये फ़ोकस होता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ़ पीआरपी करके बहुत ज़्यादा बात,
आ जाएंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में तो ऐसा नहीं होता। तो ये पीआरपी किस टाइप के हेयर लॉसेस में मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट होता है? यूजुअली जो पीआरपी यूज़ की जाती है वो सबसे कॉमन जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में यूज़ करते हैं, जिसमें क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस है कि हेयर की थिकनेस भी बढ़ती है और हेयर का नंबर भी बढ़ता है। उसके अलावा एलोपेशिया एरेटा नाम की डिजीज़ है, उसमें पीआरपी को यूज़ करते हैं। वहीं पीआरपी का यूज़ स्कारिंग एलोपेशिया में बहुत लिमिटेड है, कुछ खास काम उसमें नहीं करती है। तो आपको देखना होगा कि पीआरपी अगर आप किसी में कर रहे हैं तो यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ बॉल्डनेस द पेशेंट हैज़। पेशेंट के का स्टेटस क्या है, व्हाट इज़ अब पीआरपी जैसे है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एनीमिया है या कोई दूसरी ऑटो इम्यून कंडीशंस है, उन लोगों में पीआरपी करना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। तो पीआरपी के लिए पेशेंट सिलेक्शन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ हिज एज, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, उनकी हेल्थ बीइंग कंडीशन कैसा है। पीआरपी प्लेटलेट से बनती है, प्लेटलेट में आप ऐसा समझिए कि एक कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर का कॉम्पोजिशन है, जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर्स और नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। अगर पेशेंट की जो जनरल वेलबींग जो है एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में अगर आप पीआरपी को लेते हो तो उस केस में नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स के मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर वैसे कंडीशन को आप पीआरपी को बनाते हो और करते हो तो इफेक्टिवनेस कम हो जाए। तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है व्हेन यू कंसिडर पीआरपी। आप अर्ली बॉल्डनेस में करते हो या लेट स्टेज बॉल्डनेस में करते हो तो रिजल्ट में दोनों में फ़र्क मतलब बहुत सारी चीज़ों पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, मतलब ऐसा ही नहीं कि आप उठ के बनाने चले का, गए हाँ, और आप नहीं, क्या और बोलोगे आज कर दो। बनाने का मेथड क्योंकि पीआरपी का बनाने का सर्टेन मेथड होना चाहिए जिसमें कि प्लेटलेट डिस्ट्रॉय नहीं हो बनाते समय, उनकी एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो, तभी पीआरपी जाकर इफेक्टिव होगी। अच्छा, एक नई थेरेपी और चल रही है आजकल, स्टेम सेल थेरेपी। तो ये क्या है और ये इंडिया में अवेलेबल है भी? हाँ, हाँ, दोनों इंडिया में में पीआरपी अवेलेबल और है। स्टेम थेरेपी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्टेम सेल थेरेपी कम्स अंडर रीजनरेटिव ट्राइकोलॉजी। तो स्टेम सेल थेरेपी जहाँ पीआरपी ग्रोथ फैक्टर पे फोकस करती थी, ग्रोथ फैक्टर के थ्रू स्टेम सेल्स को हम डिवीज़न के लिए इंड्यूस करें और जो उनके माइक्रो एनवायरनमेंट है उनको इम्प्रूव करें, वहीं स्टेम सेल थेरेपी रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ स्टेम सेल्स पे फोकस करती है, राइट? तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आप डाल रहे हो और वो कोई नया हेयर बना रहे हैं ये स्टेम सेल जाकर, ऐसा नहीं होता। जो भी स्टेम सेल थेरेपी है जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टेम सेल्स होते हैं वो एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स हैं। स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन है जिसमें एडीएससी एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स होते हैं। एंड देन आपके ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ टेक्निक है जिसमें हेयर से ही स्टेम सेल्स को निकाल कर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये जो थेरेपीज़ है, ये जो शुरू में ये देखा जाता है कि जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया शुरुआत होती है, उस समय जो नंबर ऑफ स्टेम सेल्स बाल स्टेम सेल्स से जनरेट होते हैं और वो जो नंबर ऑफ स्टेम सेल्स है, उनका नंबर कम नहीं होता, रादर वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं। मतलब डिवीज़न करना बंद कर देते हैं। लेटर ऑन जब बॉल्डनेस और एडवांस होती है, तो उनका नंबर भी कम होता चला जाता है। यानी कि टिल द टाइम वो डिसफंक्शनल हैं, उनकी एक्टिविटी को वापस से आप रीगेन करवा सकते हो एंड दैट्स व्हाट दीज स्टेम सेल्स वर्क ओवर देयर। तो ये जो स्टेम सेल्स थेरेपीज़ हैं लाइक एसबीएफ है, एडीएससी है, बोन मैरो टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स जो अब बहुत कम यूज़ में आती है क्योंकि जो फैट से स्टेम सेल्स निकलते हैं वो बहुत ईज़िली निकलते हैं और कॉन्संट्रेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो ये या उन इन फैट सेल्स को एक मीडियम में ग्रो करके उससे स्टेम सेल्स को निकाला जाता है। एडीएससी सीएम कहते हैं उसको। तो इनके थ्रू आप उन सेल्स को इंड्यूस करते हो फर्दर ग्रोथ करने के लिए, उनकी जो मैकेनिज्म है उसको वापस से रीस्टोर करने की कोशिश की जाती है एंड दिस इज व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज एक्चुअली। सो आपसे बात करते हुए लग रहा है 3 थेरेपी, एक और नई एक और आती है एक्सोसम थेरेपी, एक्सोसोम एक्सोसोम, एक्सोसोम एक्सोसोम। भी, हाँ, एक्सोसोम थेरेपी जो है वो जैसे स्टेम सेल थेरेपी है, तो स्टेम सेल थेरेपी में 2 तरीके की थेरेपी हो सकती है, एक सेलुलर और एक एसेलुलर। सेलुलर मीन्स जिसमें हम सेल्स यूज़ करते हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं, बोन मैरो टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं, स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स कंडीशन मीडियम यूज़ करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब दीज़ आर द टाइप्स ऑफ स्टेम सेल जहाँ से आप स्टेम सेल्स ले सकते हो। प्रैक्टिकल जो यूज़ होता है वो मोस्टली एसवीएफ ही होता है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और ईज़ी भी है हार्वेस्टिंग करना। और दूसरे होते हैं कि उनके कंपोनेंट्स
जो क्योंकि स्टेम सेल्स जैसे ये देखा गया है कि जब आप स्टेम सेल जो हेयर के स्टेम सेल्स उनको डर्मल पैपिला सेल्स कहते हैं, तो जब उनको कल्चर में ग्रोथ कराई गई तो दे वर इंड्यूसिंग ग्रोथ, तो उसके बीच में केमिकल मैसेजिंग चलती है और ये मैसेजिंग जो थ्रू होती है कि एक सेल दूसरे सेल को सिग्नलिंग करते हैं, ये थ्रू एक्सोसोम्स करते हैं। एक्सोसोम्स आर द माइक्रो पार्टिकल जो एक सेल से दूसरे सेल में जाकर मैसेजेस लेके जाता है कि यू नीड टू डिवाइड और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो एक्सोसोम है इसमें सेल्स नहीं होता, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स हैं जिसमें साइटोकाइन्स, एमआरएनए, प्रोटीन्स ये सब चीज़ें होते हैं जो एक केमिकल मैसेजिंग की तरह काम करते हैं, जो स्टेम सेल्स के डिवीजन जो हेयर के स्टेम सेल्स के हैं उनके डिवीजन को इंड्यूस करते हैं या उनको रिपेयर करते हैं सो दैट दे कैन एक्टिवली गो इनटू द एक्टिव फेज ऑफ डिवीजन एंड दे कैन फॉर्म द न्यू हेयर साइकिल। अब एक्सोसोम, स्टेम सेल और पीआरपी, अगर ये 3 टेक्नोलॉजी के बारे में जाए तो आदमी को क्या प्रेफर करना चाहिए? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि एक तो कोई भी हेड ऑन स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। 100 लोगों में एक्सोसोम किया गया, 100 लोगों में पीआरपी की गई, 100 लोगों में स्टेम सेल थेरेपी की गई और किसमें ज़्यादा बाला है, ये ऐसी कोई थेरेपी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट सेंटर्स की बात करें या मैं अपने बारे में बात करूँ, तो पीआरपी के साथ एडवांटेज क्या है? तो पीआरपी बहुत ईज़ी है बनाना, क्वाइट सेफ, अब तक प्रूवन है कि बहुत ही सेफ है और अगर आपका पेशेंट सिलेक्शन ठीक है तो पीआरपी अच्छा काम करती है पेशेंट्स में। पीआरपी के साथ डिसएडवांटेज क्या है? तो पीआरपी को बार-बार लेने की ज़रूरत पड़ती है, यूजुअली महीने 2 महीने पर उसको रिपीट करना पड़ता है। सभी सेंटर्स के प्रोटोकॉल थोड़े-थोड़े अलग होते हैं और मेंटेनेंस के लिए फिर हर 3 से 6 महीने में उसको लेते रहना पड़ता है। कंपेयर टू दैट अगर आप स्टेम सेल थेरेपी एसवीएफ की बात करते हैं या एएमटी की बात करें तो ऑटोलॉगस माइक्रोग्राफ टेक्निक की, तो एएमटी सेल तो हेयर के सेल से ही बनाए जाते हैं। तो इसमें हेयर स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स होंगे। यानी कि यहाँ पर एक ग्रोथ फैक्टर जो पीआरपी है वो नॉन स्पेसिफिक है, सब जगह के लिए है, कोई हेयर स्पेसिफिक नहीं है, बट जो एएमटी है वो हेयर स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसमें। और जो इसके रिजल्ट को देखा गया है कि जो स्टडीज़ की गई है, हालाँकि वो भी एक शॉर्ट स्टडी थी, बहुत ज़्यादा सैंपल साइज़ नहीं था, बट ये देखा गया कि जो हेयर की रीग्रोथ है दैट हैज़ बीन मेंटेन्ड अप टू 12 टू 18 मंथ्स और जो ग्रोथ है वो 6 महीने के बाद भी अच्छी मेंटेन रही थी और 12 से 18 महीने तक वो मेंटेन है, यानी कि उसको पीआरपी की तरह बार-बार लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वन थिंग। जो इम्प्रूवमेंट थी वो परसेंटेज भी अराउंड 30% के आसपास था, 20 टू 30% इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो इम्प्रूवमेंट भी एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट थी उसमें। वहीं एसवीएफ की अगर बात करते हैं तो एसवीएफ फैट से निकाला जाता है, स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन आपके फैट। तो अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है जिसमें कि आपने कुछ सेट ऑफ पेशेंट में पीआरपी की, कुछ सेट ऑफ पेशेंट में आपने एसवीएफ किया या स्टेम सेल थेरेपी की और कुछ सेट ऑफ पेशेंट में एक्सोसोम किया और किसमें रिजल्ट बेहतर आया, ऐसी कोई हेड ऑन स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। बट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और दूसरे जो डॉक्टर्स हैं इनपुट उनके और डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च पब्लिश्ड हुए हैं उनके बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं और जो हमारा और पर्टिकुलरली जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो पीआरपी है उसके साथ एक वेल एस्टैब्लिश है कि एक सेफ थेरेपी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हेयर की रिग्रोथ भी करती है, अगर आपका पेशेंट सिलेक्शन, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ये सब सही रहती है तो हेयर भी हेयर में डेफिनेटली ग्रोथ आती है उससे। लेकिन प्रॉब्लम पीआरपी के साथ ये है कि जो पीआरपी है वो बार-बार आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है और 2 महीने पे, 1.5 महीने पे, 2 महीने पे आपको लेते ही रहना होता है और मेंटेनेंस के लिए भी 3 से 6 महीने पे आपको करवाते रहनी होती है। दूसरा एफ़िकेसी थोड़ी लिमिटेड है इसकी, ऐसा नहीं है कि मिरेकल कोई ट्रीटमेंट है ये। कंपेयर टू दैट अगर हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की, तो 2 मेन स्टेम सेल थेरेपी जो हम यूज़ करते हैं आज हेयर में वो है एएमटी ऑटोलॉगस माइक्रोग्राफ टेक्निक ट्रांसप्लांट एंड दूसरा स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन ट्रीटमेंट। तो जो ऑटोलॉगस माइक्रोग्राफ ट्रांसप्लांटेशन है उसमें आपके ही सर से बाल लिए जाते हैं और उससे स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ जो स्टेम सेल्स मिल रहे हैं दैट इज हेयर स्पेसिफिक स्टेम सेल्स हैं वो, राइट। और वो जो बाल लिए जाते हैं वो यूजुअली इस एरिया से लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ के बाल यूजुअली ग्रोथ फेज में ज़्यादा मेंटेन रहते हैं और बॉल्डनेस की प्रोसेस से अफेक्ट नहीं होते। तो यहाँ हेयर स्पेसिफिक स्टेम सेल्स मिल रहे हैं जिनसे सिग्नलिंग जो मिलती है वो हेयर स्पेसिफिक मिलती है, तो उसके कारण जो चेंजेस आते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है कंपेयर टू अदर थेरेपीज़ और लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये देखा गया कि 12 से 18 महीने तक इसके रिजल्ट मेंटेन रहते हैं, यानी कि बार-बार लेने की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर बात हम एसवीएफ की करते हैं, तो एसवीएफ जो फैट स्टेम सेल्स है, एडीएससी है, वो बहुत अच्छे ग्रोथ को प्रमोट करती है, नॉट ओनली फॉर हेयर। ये एडीएससी का यूज़ तो बहुत सारे टिश्यू रीजनरेशन में होता आया है, बहुत दिनों से होता आया है। और उसमें जो ग्रोथ फैक्टर का कॉन्संट्रेट या स्टेम सेल्स का कॉन्संट्रेट है, उसके अलावा उसमें एंडोथेलियल प्रिकर्सर सेल्स जो होते हैं, वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। और इसकी जो इफेक्टिवनेस है कंपेयर टू पीआरपी ज़्यादा रहती है, और बार-बार इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। 6 महीने 1 साल में आप एक बार लेते हो और आपके बाल मेंटेन रहते हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी मेंटेन होती है, इससे ग्रोथ भी अच्छी आती है। कंपेयर टू दैट अगर आप एक्सोसोम की बात करते हैं, तो एएमटी और एसवीएफ ये एक प्रोसीजर है, जिससे फैट को निकालना होता है या स्कैल्प से हेयर को निकालना होता है। एक्सोसोम के साथ एडवांटेज क्या है, या पीआरपी में आपको ब्लड लेकर बनाना होता है पीआरपी। एक्सोसोम के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ये बनी बनाई आती है, कोई ब्लड वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एन ऑफिस प्रोसीजर, आप इसको करते हो, पेशेंट चाहते हैं। दूसरा, बिकॉज़ इस लेकिन एक्सोसोम के साथ ये है कि पीआरपी की तरह इसको भी रोज़-रोज़ मतलब महीने-महीने करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सोसोम का जो इफ़ेक्ट है थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा होता है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में तो फॉर श्योर ज़्यादा होता है। जो एक्सोसोम के साथ एसोसिएटेड फैक्ट्स हैं, वो ये है कि एक्सोसोम बहुत टाइनी साइज़ के होते हैं। आप कौन से सोर्स से प्रोक्योर करते हो एक्सोसोम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने टाइनी साइज़ होने पे ये एंश्योर करना होता है, एक होता है गुड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि जो कंपनी एक्सोसोम बनाती है, दे हैव टू एंश्योर कि जो आप एक्सोसोम बना रहे हो, उसका सोर्स बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्टेड, क्योंकि इतने टाइनी पार्टिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट 120 माइक्रोन और 100 माइक्रोन, वायरल पार्टिकल भी आ सकते हैं, वायरसेस भी आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही जगह से आपको प्रोक्योर करना चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल स्टेरिलिटी का सारी चीज़ों का जो इसमें फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, वो सारी चीज़ें अच्छे से हो, तो ये करना सेफ होता है, यानी कि सेफ्टी कुड बी अ कंसर्न विद द एक्सोसोम। लॉन्ग टर्म स्टडीज तो अभी सभी में अवेटेड है, बट जो एक्सोसोम के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है। दूसरा, एक्सोसोम आप करते हो तो उसको रिकंस्टिट्यूट करना होता है, वो रिकंस्टिट्यूट करने के बाद आपको एक्सोसोम करना है, एंड द रेस्ट ऑफ दी जो भी बचता है, यू हैव टू डिस्कार्ड, अगर आप उसी समय 1-2-3 घंटे में करते हो या नहीं करते हो। अगर उसको आप रखे रह जाते हो तो उसमें इन्फेक्शन होने, आप उसको दोबारा कंटामिनेशन का चांस होगा, आप उसको दूसरे पेशेंट में करोगे, ऑब्वियसली उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है। तो एक्सोसोम के साथ ये सब प्रिकॉशन रखने होते हैं, तो इसके भी रिजल्ट काफ़ी इनकरेजिंग है, लेकिन सेफ्टी एंड स्टेरिलिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट विद द एक्सोसोम। मतलब डिपेंड करता है, मतलब क्लिनिक कैसा है, उनकी प्रैक्टिस कैसी है, पेशेंट कौन सा आ रहा है, तो काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करेगा बहुत ये इसमें। सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो जो पेशेंट हैं उनके चॉइसेस क्या हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, तो यू नीड टू टेलर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में हमारे पास म्यूजोड्यूटास्टेरॉइड है, जिसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है। अक्सर लोग फिनेस्ट्राइड के बारे में सोचते हैं कि इसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो साइड इफ़ेक्ट हालाँकि बहुत-बहुत रेयर ही होती है, और साइड इफ़ेक्ट रिवर्सिबल है फिनेस्ट्राइड की, एज़ सच इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल अगर उनका प्रेफ़रेंस है कि मुझे नहीं लेना है फिनेस्ट्राइड, तो हमारे पास म्यूज़ोड्यूटा जैसी थेरेपीज़ है, हमारे पास स्टेम सेल्स जैसी थेरेपीज़ है, तो हम फिनेस्ट्राइड नहीं देते हुए भी एक अच्छा रिज़ल्ट को फिर भी अचीव कर सकते हैं। तो ये जो नई-नई थेरेपीज़ है, यही फ़ोकस है इनका, कि जो डिपेंडेंसी है मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड जैसी दवाइयों पे, वो कम से कम हो, साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, बार-बार सेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, इसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और नए-नए चीज़ें आ रही है इन रीजनरेटिव ट्राइकोलॉजी। अच्छा, एक एक माइक्रो निडलिंग, राइट? ये भी एक नई टर्म है और लोग इसको घर पे भी यूज़ करना चाहते हैं। हाँ, माइक्रो नीडलिंग नई तो नहीं है, काफ़ी दिनों से ये भी है। कंसेप्ट वही है, जैसे पीआरपी में प्लेटलेट्स जो है वो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं, तो जब आप माइक्रो नीडलिंग करते हो स्कैल्प में, तो वो माइक्रो इंजरी करते हैं, जहाँ पर फिर जो ये प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं और उनसे ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट होता है। जो आप घर पे करते हो, वो जो माइक्रो नीडल मोस्टली यूज़ करते हैं लोग, एक तो स्टेरिलिटी का अच्छे से ध्यान, क्योंकि माइक्रो नीडल एक ड्रम पे मल्टीपल पिन्स होते हैं, जो स्किन में जाकर पंक्चर करते हैं। राइट। तो स्टेरिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेराइल एनवायरनमेंट में नहीं रखोगे, तो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। दूसरा, हेयर की जो डेप्थ होती है, वो दैट इज़ अराउंड 3 to 4 mm इन साइड द स्किन।
जो ज़्यादातर लोग घर पे करते हैं वो 0.5 mm की डेप्थ पे करते हैं, क्योंकि आप अगर 2 to 3 mm की अगर डेप्थ पे आप माइक्रो नीडलिंग चलाओगे तो दैट इज़ क्वाइट पेनफुल, वो आप टॉलरेट नहीं कर सकते। और जो आप घर पे करते हो वो मोस्टली 0.5 mm की होती है, दैट इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव। बट हाँ, अगर आप माइक्रो नीडलिंग करते हो, उसके बाद फिर आप मिनॉक्सिडिल जैसी दवाइयाँ लगाते हो, तो उसके पेनिट्रेशन थोड़े से बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सकती है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि इरिटेशन भी बढ़ने का चांसेस हो सकता है और उसके कारण आपके स्कैल्प में ज़्यादा इचिंग, इरिटेशन हो सकती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करने पर ये स्कारिंग कर सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंजरी अगर एक लेवल से ज़्यादा करोगे, तो स्कारिंग होनी शुरू हो जाएगी आपके स्कैल्प में। और स्कारिंग इटसेल्फ इज़ कॉज़ ऑफ फॉर द हेयर लॉस। तो ओवर ज़ीलस होके या ओवर एंथुसियास्ट होके बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर आपको माइक्रो नीडलिंग चूज़ करनी है, तो गो टू अ क्लिनिक, जहाँ जो माइक्रो नीडल वो यूज़ करेंगे अंडर द लोकल एनेस्थीसिया, कि आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा ना हो, और सही डेप्थ पे सही जो साइज़ है उसको यूज़ करेंगे, तो इफ़ेक्टिव होने के ज़्यादा चांसेस। अमृता जी, अपन बात कर रहे थे इतने सारे ट्रीटमेंट हैं, एक बार हेयर फॉल हो गया, फिर ट्रीटमेंट करा लिया, तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर इसके बाद मतलब कभी आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाल हमेशा एकदम जब तक जियोगे तब तक सेट रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कॉज़ पे डिपेंड करता है। लाइक आई सेड कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, भले ही किसी ट्रीटमेंट को आपको रोज़ लेना पड़े या किसी ट्रीटमेंट को 6 महीने में लेना पड़े, बट आपको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वहीं जो दूसरी स्कैल्प के डिसीज़ेज़ हैं लाइक एलोपेशिया एरियाटा, ये तो कॉज़ पर डिपेंड करता है जो हेयर की ट्रीटमेंट्स होती हैं। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं जो सबसे कॉमन देखते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो जीन्स रिलेटेड है, तो कोई भी दवा या थेरेपी इसकी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकती है, क्योंकि कोई भी दवा या थेरेपी जीन्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकती। आप यूज़ करते हैं, मे बी आपको रोज़ यूज़ करना पड़े या 6 महीने में आप यूज़ करें, लेकिन इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन आप सारी चीज़ें बंद करेंगे, उस दिन फिर से हेयर लॉस शुरू हो सकता है। वहीं अदर हैंड दूसरी डिजीज़ेज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एलोपेशिया एरियाटा, तो एलोपेशिया एरियाटा एक काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल डिज़ीज़ होती है। कई लोगों में बस 1 या 2 बार होती है और ठीक हो जाती है, फिर कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोगों में ऐसा भी होता है कि आज हुआ और दूसरा 10 साल के बाद होगा, उस समय आप जैसे डिज़ीज़ की एक्टिविटी है उसके हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट देते हो। टीलोजेन एफ्लूवियम है, अगर एक्यूट टीलोजेन एफ्लूवियम जैसे किसी कॉज़ के कारण है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया के बाद जो हेयर का फॉल होता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। उसके लिए कोई दवा अगर आप नहीं भी करते हो, आपकी न्यूट्रिशन वगैरह सही रहती है, तो अपने आप ठीक हो जाती है। उसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। 3 से 6 महीने में वो खुद से रेगुलेट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो हेयर फॉल होता है, वो अपने आप ये सब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वहीं अगर हार्मोनल कॉज़ या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ है, तो आप वो हार्मोनल कॉज़ या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को जब आप करेक्ट करते हो, तो हेयर फॉल बंद हो जाती है। उसके लिए आपको कोई भी लंबे समय तक दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कारिंग एलोपेशिया की अगर बात करें, प्राइमरी सिकाटिशियल एलोपेशिया है, तो यूजुअली जो भी डैमेज होता है वो डैमेज तो परमानेंट होता है, बट डिजीज़ यूजुअली बर्न्ड आउट हो जाती है एक टाइम, अगर 2 साल 5 साल जितने भी दिन चले वो फिर खत्म हो जाती है। फिर उसका फर्दर और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जो आप करते हो वो आप रिपेयर ही करते हो एक्चुअली। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज़ ऑफ हेयर लॉस आप कह सकते हो कि कुछ कॉज़ ऐसे हैं जिसमें फर्दर दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कुछ ऐसे कॉज़ हैं जिसमें कि आपको मेंटेन के लिए लंबे समय तक दवाइयाँ लेती रहनी पड़ेगी। एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है वहाँ मार्केट में, हेयर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी आने वाली टाइम पे। तो क्या ये सही टेक्नोलॉजी आ रही है? आएगी तो सही रहेगा या नहीं रहेगा? हेयर क्लोनिंग का मतलब है हेयर क्लोनिंग, हेयर बैंकिंग, ये सब जो चीज़ें हैं दिस इज़ रिलेटेड टू कि हम नए हेयर को ही ग्रो कर दें। अभी तक जो भी दवाइयाँ या थेरेपीज़ है वो आपके एग्ज़िस्टिंग हेयर को इम्प्रूव करती है, जिससे आपका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है। बट हेयर क्लोनिंग या हेयर बैंकिंग जिसमें कि आप बिल्कुल एक एक नई बालों को ही ग्रो करोगे। अब अभी इसमें बहुत टाइम लग भी सकता है, क्योंकि जो भी रिसर्च है अभी बहुत कोई कंक्लूसिव रिसर्च अभी तक इसमें नहीं हो पाई है कि कुछ समय तक एनिमल मॉडल में भी ये चल रहा था कि उसमें आप डर्मल पैपिलर सेल्स जो हेयर के स्टेम सेल्स होते हैं उसको इंजेक्ट करके देखा गया कि वो हेयर बना सकते हैं नहीं। तो कई बार ये देखा गया कि जो डीपीसी सेल्स होते हैं वो जब आप मीडियम में डालते हो या स्किन में डालते हो, तो अपनी वो हेयर बनाने की क्षमता को खो देते हैं। तो ये अभी तो बहुत रिसर्च चल रही है। अभी रिसेंट कुछ प्रोग्रेस हुई है। देयर आर सर्टेन कंपनीज़ जो कि क्लिनिकल ट्रायल में शायद जाने वाली हैं। मे बी इन नेक्स्ट 10 इयर्स वी मे हैव सच काइंड ऑफ थिंग। अगर ऐसा नियोजेनेसिस ऑफ हेयर फॉलिकल्स हो जाएगा, तो इमेजिन कीजिए कि कितने भी बाल आपके लॉस हो गए हैं।
आप उतने बालों को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, ईदर आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, दैट वी डोंट नो कि एक्स वीवो होगा या इन विट्रो होगा या इन वीवो होगा, वी डोंट नो। तो लेकिन अगर रीजनरेशन पॉसिबल है और उनके पोटेंशियल कोई साइड इफेक्ट ना हो, वो भी देखना ज़रूरी होता है कि अगर आप स्टेम सेल से कोई चीज़ डिराइव कर रहे हो तो जो हमारे बॉडी में रीजनरेशन होती है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है कि हाँ, इतनी डिवीज़न हो गई, अब सेल के डिवीज़न को रोक लेना चाहिए। अगर वो सेल डिवाइड ही करते रह जाएंगे तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ कैंसर, राइट? तो वो भी देखना होगा कि इसके कोई पोटेंशियल साइड इफेक्ट नहीं हो और वो सब कुछ चीज़ें सही रहेंगी, तो ऐसा दिन आएगा कि बाल लेंगे और जितने भी बाल गए हुए हैं उनको क्लोन करेंगे और उनको लगा देंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर कोई इस तरीके की एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं कि हम हेयर क्लोन कर रहे हैं या हेयर को वापस से स्टेम सेल से हम नया बनाकर वापस से बाल डाल रहे हैं, दिस इज़ जस्ट मार्केटिंग गिमिक। ऐसा अभी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया कि बाल नहीं हो गए तो पैसे वापस, वो वाले टाइप लोग। बाल नहीं होते पैसे वापस, तो वही टाइप लोग होते हैं, क्योंकि 100% मेडिकल में गारंटी देना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई भी अगर इस तरीके की बातें करता है तो मोस्ट और लेस लाइकली मुझे लगता है कि वो मार्केटिंग गिमिक ही है। और यूजुअली अगर आप ऐसे प्रोडक्ट भी देखोगे तो ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं, तो लोगों की एक मेंटालिटी होती है, अरे कुछ नहीं, चलो 200 रुपये यूज़ कर लिया, 500 रुपये यूज़ कर लिया या 1000 रुपये का है ही कर लेते हैं, नहीं आया कितना जा ही रहा है। बट जो वॉल्यूम क्रिएट होता है इससे, एक एक मार्केटिंग के कारण जो वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो वो कंपनी तो बिल्कुल फ़ायदे में ही चलती है। भले ही उसका कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं हो, बेसिस नहीं हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो, बट पीपल डू ट्राई दैट। तो मोर और लेस ये मार्केटिंग गिमिक ही होती है मोस्टली, जिनमें पैसे वापस, 100% गारंटेड रिजल्ट, ये सब सारी बातें होती है। ये साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि PP405 एक नया मॉलिक्यूल पे है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, PP405 है, XR 789 है, अ रिलॉक्सिटिन नाम है उसका। तो ऐसे दवाइयाँ जो आ रही है, देखिए खोज अभी भी वही जारी है कि फ़ोकस वही है कि एक तो मेडिसिन जो भी बने, उनकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि अभी भी जो मेडिसिन्स या थेरेपीज़ है, इवन कॉम्बिनेशन का भी जो इफ़ेक्ट होता है, वो ऐसा नहीं है 100% है। इट्स अ वेरी लिमिटेड, 30%, 40% मैक्स टू मैक्स, इतनी ही इम्प्रूवमेंट आप अभी भी ला पाते हो। जो हेयर चले जाते हैं वो वापस से रीजनरेट किसी भी थेरेपी से, फिलहाल जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट है उससे नहीं हो सकते। तो अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट आए जो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनरेशन कर सके, साइड इफ़ेक्ट नहीं हो उसमें, बहुत लॉन्ग टर्म सेफ्टी अच्छी हो, उसकी प्रोफ़ाइल सेफ्टी प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छी हो, तो दिस विल बी अ ब्रेक थ्रू। और जिसको बार-बार अगर शायद लेने की ज़रूरत ना पड़े, बार-बार लेने की, तो ऐसे ऐसे दवाओं के तो खोज चलते ही रहेंगे जब तक कि हमें फुल फाइनल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। ऐसी चीज़ें तो चलती रहेगी सभी डिसीज़ेज़ में, ब्लड प्रेशर के लिए देखिए, लिपिड के लिए देखिए, हार्ट डिज़ीज़, जिसके लिए भी देखिए, रिसर्च तो नए मॉलिक्यूल्स आते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। सर एक बात और बताओ, अगर किसी को बाल्डनेस हो गई तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? अगेन तो बाल्डनेस एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो नॉर्मली आप देखते हो कि ज़्यादातर लोगों में पहले हेयर लाइन में कमी होती है, फिर और पीछे जाती है, या बहुत सारे लोगों में पीछे से शुरू होती है और आगे आती है। तो एक जो ट्रीटमेंट है वो ग्रेड पर डिपेंड करती है कि आपके पहले के बाल किस एरिया में कैसे हैं, किस क्वालिटी में हैं, और कौन सा एरिया पूरी तरीके से बॉल्ड हो गया या नेक्स्ट टू द कि बॉल्ड अब बस हो जाएगा। तो जहाँ पर अब दवाओं से पॉसिबल नहीं है, क्या जहाँ पर अब नंबर ऑफ हेयर्स इतने कम हो चुके हैं कि दवा या थेरेपीज़ वहाँ पे बहुत अच्छा असर नहीं डाल सकती, देन द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ टू गेट नेचुरल हेयर इज़ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। और ट्रांसप्लांटेशन का लॉजिक क्या है कि हमारे सर पे 2 तरीके के बाल होते हैं। एक वो जो डीएसटी अफ़ेक्ट होते हैं, जो यूजुअली टॉप पार्ट ऑफ द स्कैल्प में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन हमारे पास अनदर सेट्स ऑफ हेयर होते हैं, जो यूजुअली पीछे बैक साइड एंड साइड्स में होते हैं, वो डीएसटी अफ़ेक्ट नहीं होते। तो ट्रांसप्लांटेशन में सिंपली हम इन जगह के बालों को निकालकर रीडिस्ट्रीब्यूट जो बॉल्ड एरिया है उसमें इस तरीके से करते हैं कि वो एरिया अच्छे से कवर हो जाए, दैट इज़ वन थिंग, और दूसरा बिल्कुल नेचुरल दिखे। कोई बता नहीं पाता है, अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हो तो कोई बता नहीं पाएगा कि आपने ट्रांसप्लांटेशन कराया है, बाल इतने अच्छे से आते हैं। और जो बाकी के रेस्ट ऑफ द हेयर्स हैं उनको आप दवा या ट्रीटमेंट से ही आप उसको मेंटेन करते हो। अगर कोई पूरी तरीके से बॉल्ड हो गया है कि अब पहले वाले बाल कुछ बचे नहीं हैं, तो उस केस में भी अगर आपके पीछे के बालों का डोनर एरिया की क्वालिटी और डेंसिटी कहते हैं, अगर वो अच्छी है, तो आप उसमें भी ट्रांसप्लांट करके पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर सकते हो, व्हिच इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड। दूसरा एडवांटेज क्या है ट्रांसप्लांटेशन का, कि बिकॉज़ ये वाले जो हेयर हम लगाते हैं वो डीएसटी रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं।
मतलब ये वाले जो ट्रांसप्लांट वाले बाल हैं, ये यूजुअली बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हार्डली ये कभी बहुत ज़्यादा वो आगे चलकर शेड वगैरह होते हैं। इनके रिजल्ट बहुत लंबे समय तक और पैसे मेंटेन कितने रहते हैं। लगते हैं इसमें अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है? तो कॉस्टिंग जो होती है ट्रांसप्लांटेशन की, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि भाई कितने बालों की ज़रूरत है। छोटा एरिया है तो कम बालों की ज़रूरत होगी, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होता जाएगा उतना ज़्यादा बालों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, तो कॉस्टिंग भी बढ़ती जाएगी। दूसरा, टेक्नीक। अब ट्रांसप्लांटेशन पहले मोस्टली 2 तरीके की टेक्निक होती थी, एफयूटी होती थी और एफयूई होती थी। नाम है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन एंड फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन। तो एफयूटी के कंपैरिजन में एफयूई में ज़्यादा टाइम लगता है, बट लेस इन्वेजिव होते हैं, बहुत जल्दी हीलिंग होती है इसकी। तो डाउन टाइम बिल्कुल बहुत कम होता है, तो एफयूई थोड़ा-सा ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट आजकल एफयूई में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ गए हैं टू गेट बेटर एंड बेटर रिजल्ट। पहले के रिजल्ट के कंपैरिजन में आज के डेट में रिजल्ट की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और दूसरा, हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे रिजल्ट एक्सेलरेट भी हो जाते हैं। पहले कहते थे कि 12 से 14 महीने का टाइम लगता है ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट आने में। आज जब हम उसको रीजेनरेटिव थेरेपीज़ और एडवांस हमारे जो हेयर रूट रिवाइवल ट्रीटमेंट एक हमारी क्लिनिक में होता है विद द ट्रांसप्लांटेशन, तो उसमें ऐसा होता है कि 30 टू 40% हेयर तो सीधे-सीधे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और आपको 12 से 14 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 6 महीने में आपका रिज़ल्ट एक अच्छा सैटिस्फैक्टरी लेवल पे 3 से 6 महीने में ही पहुँच जाता है। फिर पहले की टेक्नीक में होता था जो एफयूवी होती थी कि पूरे बालों को ट्रिम करते थे। तो आज के डेट में अगर आप ट्रिम करोगे और फिर ट्रांसप्लांट करोगे तो डाउन टाइम रहता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर है उसमें क्रस्टिंग होगी, फिर ट्रिम वाले बाल बड़े होंगे, उस एरिया को कवर करेंगे। तो आपको कुछ समय तक अगर आप कैप पहन के काम चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास होता है कि दे कैन नॉट शो द अदर पीपल कि ट्रांसप्लांटेशन मैंने कराया है, या फिर वो इतने दिन तक काम से छुट्टी नहीं ले सकते और वो कैप पहनकर वगैरह भी नहीं जा सकते। तो आजकल लॉन्ग हेयर एफयूई आ गई है। लॉन्ग हेयर एफयूई में कोई ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप स्पेशल मशीन होती है जिसके थ्रू आप ट्रू लॉन्ग हेयर, चाहे बालों की लेंथ कुछ भी हो, इवन हम फीमेल में भी करते हैं जिनमें बालों की लेंथ बहुत बड़ी होती है। आप सीधे-सीधे लॉन्ग हेयर निकालते हो, सीधे-सीधे लॉन्ग हेयर लगाते हो, और इसमें लिटरली पता नहीं चलता कि आपने ट्रांसप्लांटेशन भी कराया है एक्चुअली। और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा और नेचुरल रिज़ल्ट आता है। और इमेजिन कीजिए कि जब लॉन्ग हेयर में ऐसे बाल होंगे, जो 30 टू 40% सीधे-सीधे बड़े होने शुरू हो जाएँगे, तो रिज़ल्ट डे 1 से ही दिखना शुरू हो जाता है, जिसको इंस्टा ग्राफ्ट टेक्निक कहते हैं। इसमें लॉन्ग हेयर के साथ-साथ हेयर रूट रिवाइवल ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू ये पॉसिबल होता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताओ, ये ब्लैक मार्केट ट्रांसप्लांट क्या होता है? इसके बारे में भी बहुत चर्चाएँ हो रही है अभी। बिकॉज़ ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, इसलिए कई सारे लोग जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं, वो भी इसको करने लगते हैं। डॉक्टर जो कि प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं है या प्रॉपर्ली क्वालिफाइड नहीं है, और इनफैक्ट टेक्नीशियन जो कि बिल्कुल डॉक्टर ही नहीं हैं, वो भी आजकल ट्रांसप्लांट सर्जरी करना शुरू कर देते हैं, और उसका असर ये होता है कि पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कई सारे जो एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के जो रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं, उसमें एक्चुअली इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द ब्लैक मार्केट ट्रांसप्लांटेशन, जहाँ स्टेरिलिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है। आप ऑपरेशन थिएटर में कैसे पेशेंट को स्टेरिलाइज़ रखोगे, कैसे ऑपरेशन थिएटर को स्टेरिलाइज़ रखा जाता है। जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो प्रॉपर स्टेरिलाइज़ हैं या नहीं हैं। तो इनके कारण पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दूसरा, दे डोंट नो मोस्टली कि किस तरीके से ट्रांसप्लांट करना चाहिए जिससे ग्रोथ मैक्सिमम आए, हेयर फॉलिकल डैमेज नहीं हो, और जो लुक हो वो बिल्कुल नेचुरल एंगल एंड डायरेक्शन में हेयर को लगाए जाएँ, ताकि वो लुक बिल्कुल नेचुरल आए। तो कई सारे लोगों में ट्रांसप्लांटेशन होती है और उसके बाद जब बाल ग्रो करते हैं तो ये तो नेचुरल ही नहीं लग रहा है, या अच्छा घनापन नहीं आया, क्योंकि ये वो लोग कर रहे हैं जिनको ट्रांसप्लांटेशन या तो करना नहीं आता, या दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड इनटू दैट। तो ऐसे लोग अक्सर क्या करते हैं कि इनका जो एम्फेसिस होता है सस्ता ट्रांसप्लांटेशन करने का, कि भई मैं 5,000 6,000 बाल इतने ही पैसे में लगा दूँगा, आप आ जाओ। तो अक्सर ऐसे ऐसे जो सेंटर्स होते हैं, इनके रिज़ल्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। पेशेंट की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एंड कट टू एज टेक्नोलॉजी भी ये सब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इंटेलिजेंट नेविगेशन पंच सिस्टम है, जो एक ऑटोमेटेड मशीन है जो ग्राफ को बहुत अच्छे से निकालती है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी हेयर ट्रांसप्लांटेशन को और बेहतर बनाती है, और ये सब चीज़ें ये यूज़ नहीं करते हैं।
दूसरा दवाओं का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट ये भी समझना होता है ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है, पेशेंट की वेल-बीइंग देखनी होती है। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड होता है इन सब चीज़ों को भी टैकल करने के लिए, जो कि ये लोग नहीं होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ ये ब्लैक मार्केट में हो रहा है कि जब पेशेंट, और मैं पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो सर्जरी के लिए जाते हैं, तो दे हैव टू आस्क कि हू इज़ गोइंग टू परफॉर्म सर्जरी ऑन मी? उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? व्हाट इज़ देयर रजिस्ट्रेशन नंबर? रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि कई सारे जो अभी गाइडलाइन जैसे आई थी कि डर्माटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन को ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक कोई डॉक्टर हो गया तो वो ट्रांसप्लांट कर सकता है, वेदर ही इज़ ट्रेन्ड इन दैट, ही इज़ ट्रेन्ड इन डर्माटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी और नॉट। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाता है, जहाँ भी वो रजिस्टर्ड हैं, अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो उनकी क्वालिफ़िकेशन आपको अच्छे से दिख जाएगी। द पर्सन हू इज़ गोइंग टू इंजेक्ट द एनेस्थीसिया, the person who is going to make the holes or cut or incisions on my scalp, the person who is going, जो बाल को आपको निकाल रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो एलिजिबल हैं ये सर्जरी करने के लिए? नहीं, पेशेंट को भी ड्यू डिलिजेंट होना चाहिए इस चीज़ में। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कितने पैसे में सर्जरी कर रहा है, क्योंकि आपकी सेफ्टी शुड कम ऑन द टॉप। सेफ्टी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। Thank you, Amarendra sir, for coming in this podcast. Thank you so much, sir.